सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण उसके अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में दो नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करता है, यानी दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, जिसका द्रव्यमान दोनों नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ओके, इस द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण उसके अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया में दो नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसका द्रव्यमान दोनों नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है। डायनामो परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो, जिसे ग्रीक शब्द डायनामिक शब्द से उत्पन्न हुआ। ठीक है, व्युत्पन्न माने उत्पत्ति। इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित्र से होता है। कंप्यूटर के उपयोग से निर्दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो देखिए, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाशीय वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कौन किसके उत्पादन से होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसके उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में पाया जाता है क्या? जब हम रबर के गद्दे पर स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, या संचित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेटते हैं या बैठते हैं तो क्या आकार परिवर्तित हो जाता है? ये किसके कारण होता है? ये स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण होता है। स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। जब हम रबर के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं, जो भी हो, लेटे हों या बैठे हों, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तित किसके कारण होता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। ये पदार्थ में पाया जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, इसलिए इसका आकार में परिवर्तन हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, इसलिए आकार में इसका परिवर्तन हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, इसलिए आकार में इसका परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? गति ऊर्जा किस में नहीं है? बहता हुआ पानी में नहीं, खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में आपका क्या है? गति ऊर्जा नहीं है। खींचा हुआ धनुष में नहीं है, बाकी चली हुई गोली में है गति ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी है। बहता हुआ पानी में भी काइनेटिक एनर्जी है। चलता हुआ हथौड़ा में भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। खींचा हुआ धनुष में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है खींचा हुआ धनुष में। गतिज ऊर्जा नहीं है खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब हम चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बताया था काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 × वेलोसिटी
सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना होता है। व्यक्ति को गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। व्यक्ति को गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश कर सकते हैं? ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्ट एनर्जी इज नॉन एज द एनर्जी रिजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर किया जाता है? तो पास्कल के नियम पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? पास्कल के नियम पर किया जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का प्रयोग करते हैं। पास्कल के नियम पर आधारित होता है। पास्कल के नियम पर आधारित द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम पर होता है? द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम पर सीधा प्रयोग होता है? पास्कल के नियम पर होता है। पास्कल के नियम पर द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल के नियम पर होता है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती? रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रण बल के प्राप्त किया जा सकता है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती? किस कारण से बैंक की गई होती अपने वक्रों पर? तो अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती? तो रेल की पटरियों के भार के क्षैतिज घटक। रेल की पटरियों का भार, ये रेल है, इसका भार रेल आएगा ऐसे, ट्रेन अगर ऐसे आएगा तो इसका भार जो क्षैतिज घटा हुआ इस प्रकार होना चाहिए। ये वही कहता है इसका अभिकेंद्रण बल क्या होना, उसके क्षैतिज के बराबर होना चाहिए। ओके, यही कहलाता है रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई थी? रेल के गाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रण बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचा पाए। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर बना रहा है, इसलिए वह झुकता है। गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इसलिए वह झुकता है। वह गिरने से बच पाए, ठीक है, इसलिए वह गिरने से बच जाएगा। और वह साइकिल चलाते समय गुरुत्व केंद्र के अंदर झुका रहे ताकि वह गिरने से बच जाए। ठीक है, गुरुत्व केंद्र अंदर के ओर रहता है, इसलिए वह गिरने से बच जाए या बचता है। कोई साइकिल सवार किस मोड़ पर घूमता है? किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है? अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र अंदर की ओर होता है। गुरुत्व केंद्र अंदर की ओर बनाता है। जब दूध का प्रबल ढंग से मथा जाता है, ठीक है, चरण किया जाता है, ठीक है, जब दूध को विगोरसली तरीके से चर्न करते हैं या मथते हैं तो उसमें क्रीम बाहर आ जाती है। ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग होता है। क्रीम का अलग होना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। क्रीम का अलग होना दूध से, ये क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण का होता है। क्रीम का अलग होना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। ओके, क्रीम को प्रबल ढंग से मथा जा सकता है तो इसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। ठीक है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है वो बल होता है जिसके कारण वह किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रित बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यह आभासी बल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है आभासी फोर्स होता है जो अभिकेंद्रण बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है।
जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? अपकेंद्रण बल के कारण। ठीक है, अपकेंद्रण बल के कारण पानी अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का वजन अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण क्या होता है? पानी का अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल पानी के अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का वजन अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का वजन अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का वजन अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का वजन अधिक हो जाता है। अपकेंद्रण बल के कारण पानी का वजन अधिक हो जाता है। जन पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। ओके, उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। ये किसके कारण होता है? अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्रण बल जो होता है पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए वह नहीं गिरता है। अब अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अपकेंद्रण बल पानी की वजह से अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए वह नहीं गिरता है। ठीक है, अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त में भी घुमाते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में भी घुमाते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में भी घुमाते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि अपकेंद्रण बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होता है पानी की वजह से, पानी के वजन से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होता है पानी के वजन से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी के वजन से अधिक होता है। और क्रीम का निकलना भी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है दूध से। ओके, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करता है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? इसके गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है उसका स्क्वायर मूल वेग जो है उससे कम है। पलायन करने वाला वेग जो है, गैस के अणुओं का पलायन वेग जो है, पलायन करने वाला वेग है, पलायन करने वाला वेग का स्क्वायर, पलायन करने वाला वेग का स्क्वायर, पलायन करने वाला वेग का स्क्वायर मूल वेग से कम है, मूल वेग से कम है, मूल वेग से कम है। पलायन करने वाला वेग, पलायन करने वाला जो वेग है, पलायन करने वाला वेग है और मूल वेग से क्या है? कम है। ठीक है, मूल वेग से कम है, इसलिए गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य मूल वेग से कम होता है। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पलायन करने वाला जो वेग का स्क्वायर है मूल वेग से कम होता है। गैस के अणुओं का जो पलायन करने वाला वेग है, गैस के अणुओं का जो पलायन करने वाला वेग है उसका स्क्वायर मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट कार्य करता है। रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य कौन करता है? जेट करता है। रैखिक बल के संरक्षण पर रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है जेट। रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है जेट। रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है कौन? जेट करता है। रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य कौन करता है? जेट करता है। रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है कौन? जेट करता है। रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य कौन करता है? जेट करता है। पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चलेगा तो कोई भी पिंड क्या पृथ्वी के जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के का जो क्षेत्र है, पृथ्वी का जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए? कम से कम कौन सा इतना वेलोसिटी होगा जिससे रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाएगा? यानी कम से कम इतना वेलोसिटी हो कि वह रॉकेट क्या हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चल जाए। तो 11.2 होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना। अगर इससे कम होता है तो नहीं, तनी सा भी कम होता है तो भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए तब ये गुरुत्वाकर्षण को पार करके चल जाती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा।
भू स्थिर उपग्रह जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। धरती के चारों ओर स्थित वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा जिसमें घूमने वाले पिंड का आवर्तकाल एक दिन का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि यही एक मिनिमम स्पीड है जिससे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने पर पिंड क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चल जाएगा। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड धरती पर कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रति सेकंड स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे स्केप वेलोसिटी कहते हैं। स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। स्केप वेलोसिटी कहा जाता है, यानी यह वेग जिसमें किसी पिंड को अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके जाता है। स्केप वेलोसिटी कहलाता है। स्केप वेलोसिटी कहलाता है। स्केप वेलोसिटी कहलाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान देखिए भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार बदल जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। जब किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, परंतु द्रव्यमान वही रहता है। ओके, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण, यानी वेट बराबर क्या होता है? एम इंटू ए या एम जी। वेट बराबर क्या होता है? एम जी। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तब। लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब वह क्या हो? उसको अधिक भार महसूस होगा। लिफ्ट जब अधिक गति से जाएगा तभी वो, देखिए ये लिफ्ट है, इस पर अगर व्यक्ति है, ठीक है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको अधिक नीचे mg लगता है। ओके, तो इसका भार क्या होगा? ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन नीचे की ओर आएगा तो नहीं। मनुष्य के लिफ्ट के त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार अधिक महसूस होगा। जब लिफ्ट समान वेग के ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहती है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, पृथ्वी के परितः घूमने वाले जो कृत्रिम उपग्रह होती है वहाँ से कोई बाहर में गेंद गिराते हैं वहाँ से, यानी पृथ्वी के परितः जो घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह होती है वहाँ से अगर गेंद गिराते तो गेंद भी उसी कक्षा में घूमती रहेगी, उसी आवर्तकाल के साथ। वो उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, समान आवर्तकाल के साथ ही उसी कक्षा में घूमती रहेगी, समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई जाती है तब पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल होता है के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्येक भार से कम होता है जब लिफ्ट जारी हो। भार कम तब होगा जब नीचे की ओर आएगा, त्वरण के साथ नीचे आएगी तब। ओके, त्वरण के साथ नीचे आएगा तब व्यक्ति भार कम महसूस करेगा, लेकिन ऊपर जाएगा त्वरण के साथ तो भार अधिक महसूस करेगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से उसकी लगभग कितनी होती है? तो कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक क्यों उछलती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब कमता है और दाब कमता है, इसलिए क्या होता है? गेंद अधिक उछलती है। पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षा कम होता है, इसलिए गेंद अधिक उछलती है। पर्वतों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम होता है, दाब तो कम होगा, या साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी कम होती है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, दाब सही बात है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी उसके साथ साथ
कम होती है। ओके, लेकिन इसीलिए गेंद अधिक उछलती है। गुरुत्वीय त्वरण कम होती है और दाब भी कम होता है ऊंचाई पर, इसीलिए यानी दोनों सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको गुरुत्वीय त्वरण का देखना है तो गुरुत्वीय त्वरण से रिलेशन बनाते हुए बनाना होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है तो कौन सा परिणाम सही होगा? सभी गुरुत्वाकर्षण बल अचानक कहता है गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा पृथ्वी का, तो वस्तु इधर उधर भाग जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, परंतु भार वही रहेगा। भार चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान बदल जाएगा। भले द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भार जो होता है शून्य हो जाएगा। भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। भार शून्य हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, कम जाएगा नहीं बल्कि शून्य हो जाएगा। ओके, भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का ख़त्म हो जाए तो वेट इक्वल टू mg होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। ओके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? 1/6 भाग। वेट इक्वल टू mg होता है। लोलक के आवर्तकाल चंद्रमा पर अधिक होता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर समय लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करे? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक के आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक का टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि गर्मियों में उनकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ओके, और चंद्रमा पर कम जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लंबाई बढ़ जाती है, लोलक घड़ियाँ की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, लंबाई की बढ़ जाता है। लोलक की घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी टाइम पीरियड में लगा समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना % बढ़ेगा? तो आवर्तकाल देखिए, लंबाई 4% बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। अगर लंबाई 4% बढ़ जाए तो आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू लेंथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ तो 2% बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बराबर 1/2 इंटू लेंथ है, L/2 होता है। टाइम पीरियड बराबर L/2, टाइम पीरियड बराबर L/2, टाइम पीरियड बराबर L/2, टाइम पीरियड बराबर L/2, टाइम पीरियड बराबर L/2 होता है। टाइम पीरियड बराबर L/2 होता है। टाइम पीरियड बराबर L/2। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होता है? दुगना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कितनी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? उसकी उतनी नहीं बल्कि शून्य नहीं बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, क्या होगा? बढ़ेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। समय अवधि बढ़ेगी। समय अवधि बढ़ती है। चंद्रमा पर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर समय अवधि बढ़ेगी। समय अवधि बढ़ेगी। समय अवधि बढ़ती है। समय अवधि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? समय अवधि, वेलोसिटी नहीं, समय अवधि बढ़ती है। पेंडुलम का चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? समय अवधि बढ़ती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? समय अवधि बढ़ती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर समय अवधि बढ़ती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? समय अवधि बढ़ती है। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो p² बाई 2m होगा। p² बाई m नहीं बल्कि p² बाई 2m होगा। p² बाई 2m होगा। हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से है। हुक का सिद्धांत इलास्टिसिटी। हुक का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? इलास्टिसिटी पर। ठीक है, इलास्टिसिटी पर प्रत्यास्थता कहते हैं। इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यास्थता।
हुक का सिद्धांत किस पर लागू होता है? प्रत्यास्थता पर, इलास्टिसिटी पर। हुक का सिद्धांत इलास्टिसिटी पर लागू होता है। हुक का सिद्धांत इलास्टिसिटी पर लागू करते हैं। 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 यांत्रिकी में इलास्टिसिटी, जिसे प्रत्यास्थता कहते हैं, पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर उसकी डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन होता है, परंतु बल हटाने पर वह उसी अवस्था में आता है। ये हुक के सिद्धांत लागू होता है वहाँ पर। क्या कौन सा सिद्धांत लागू होता है? हुक का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? हुक का सिद्धांत लागू होता है। तेल की एक बूंद पानी में फैल जाती है, क्यों? क्योंकि तेल की डेंसिटी जो होती है कम होती है पानी की तुलना में। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल की एक छोटी सी बूंदें जब पानी में क्यों फैल जाती है? क्योंकि पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, पानी में क्यों फैल जाती है? पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, इसलिए पानी में फैल जाती है। तेल का एक बूंद डालने पर पानी में क्यों फैल जाती है? या कुछ एक बूंद डालेंगे तो समुद्र पानी में क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। तेल का एक बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। मिट्टी के तेल पानी के ऊपर इसलिए डालते हैं क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल पानी के घनत्व पर इसलिए डाला जाता है क्योंकि पानी की डेंसिटी से कम होता है। ओके, समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मित निर्मलन का सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठीय तनाव पर आधारित है। पृष्ठीय तनाव। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठीय तनाव पर है। निर्मलन सिद्धांत किस पर आधारित है? पृष्ठीय तनाव पर है। साबुन का निर्मलन और तेल का अगर पानी में डालते हैं तो वह फैल जाता है, पृष्ठीय तनाव के कारण ही फैलता है। ओके, हुक का सिद्धांत इलास्टिसिटी पर लागू करते हैं। हुक का सिद्धांत इलास्टिसिटी पर लागू करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लस्टेशन किस पर लागू होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। वर्षा के बूंदों का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, लॉ ऑफ हुक का नियम प्रत्यास्थता में लागू होता है। ओके, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या? पृष्ठीय तनाव होता है। एक द्रव की बूंद प्राकृतिक गोल आकार ले लेता है। प्राकृतिक गोल आकार क्यों ले लेता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। गोल आकार की द्रव की बूंद क्यों गोल हो जाती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंद गोल हो जाती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होती है? पानी गोल हो जाती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी गोल हो जाती है, पानी की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होते हैं? पानी की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है।